प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ 3 गिल्लू को समझने का अनुभव करेंगे। शिक्षार्थियों, इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आपने कुछ दोहे और एक कहानी को समझने का प्रयास किया होगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। आइए अब एक नई साहित्य विधा रेखा चित्र को समझने का अनुभव करें। शिक्षार्थियों, मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध कितना महत्वपूर्ण है यह आप जानते हैं। कई बार पशु पक्षी या अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वे भी हमें अपना मानने लगते हैं। हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी या कोई अन्य जीव किसी व्यक्ति से बहुत घुल मिल जाता है। वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उसके न रहने पर उसे याद करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है। यह रेखा चित्र एक छोटे से प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। इस गिलहरी को लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू नाम से पुकारती हैं। शिक्षार्थियों, इस रेखा चित्र के आरंभ में लेखिका अपने बगीचे में ताजा खिली हुई सोन जूही की पीली कली को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी वस्तु या स्थान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व बन जाता है और जब हम उन्हें देखते हैं तो अनायास ही वे यादें ताजा हो जाती हैं और हम पुरानी बातों में खो जाते हैं। इस रेखा चित्र में आप देखेंगे, समझेंगे कि एक समय था जब लेखिका को सोन जूही बहुत आकर्षक और सुंदर लगती थी।
किंतु गिल्लू नाम का गिलहरी उनके मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ जाता है कि वे उसे भुला नहीं पाती। उसकी याद सोन जूही से जुड़ी है, क्योंकि वह छोटा सा जीव उसी की छाया में बैठा करता था और नजदीक आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। लेखिका जब सोन जूही की कली को देखती हैं तो उन्हें गिल्लू की याद आ जाती है। शिक्षार्थियों, लेखिका को पहली बार गिल्लू निरीह स्थिति में दिखाई दिया था। वह शायद अपने घोंसले से गिरकर घायल हो गया था और कौवे उस पर अपनी चोंचों से प्रहार कर रहे थे। कौवे गिल्लू को चोंच मार मार कर खाने का प्रयास कर रहे थे। वह तो संयोग था कि लेखिका की दृष्टि पड़ी और गिल्लू को बचाया जा सका। लेखिका ने कौवों के स्वभाव का वर्णन किया है। इस विचित्र प्राणी के बारे में वो बताती हैं कि कौवा जितना तिरस्कृत है उतना ही सम्मान भी पाता है। आप जानते हैं कि कौवा अपने काले रंग और कर्कश आवाज के लिए अपमानित होता है, लेकिन पितर पक्ष में उसे अपनेपन के साथ खाना भी खिलाया जाता है। लेखिका महादेवी वर्मा कौवों के हमले से गिल्लू को बचाती हैं, उसका उपचार करती हैं और 2-3 दिन में गिल्लू उछल कूद करने लगता है। उसके स्वभाव के कारण ही उसके जातिवाचक संज्ञा को गिल्लू नाम देकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल देती हैं। शिक्षार्थियों, लेखिका ने गिल्लू के यौवन का चित्रण संकेत रूप में किया है। आप जानते हैं कि जीवन की अवधि निश्चित होती है। पहले बचपन आता है, फिर युवा अवस्था और उसके बाद बुढ़ापा। गिल्लू के जीवन में भी किशोरावस्था
और युवा अवस्था आती है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देता है। यह शरीर विज्ञान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। शारीरिक परिवर्तन पशु पक्षियों की भांति मनुष्य में भी आता है। आपने देखा होगा कि कुछ पशु पक्षी जब आपसे घुल मिल जाते हैं तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता है। गिल्लू निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता है। वह कभी तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता है, कभी लिफाफे में बंद हो जाता है। यह क्रिया गिल्लू के प्रति हमें भी सहृदय और आत्मीय बना देती है। शिक्षार्थियों, पशु भी अपनी भाषा में अपने सुख दुख का आभास कराते हैं। हम उसकी भाषा को उसके संकेतों के आधार पर अथवा उसके हाव भाव के द्वारा समझ सकते हैं। वे या तो किसी प्रकार की आवाज निकालते हैं या क्रियाओं के माध्यम से संकेत करते हैं। गिल्लू भी चिक चिक करके अपनी भूख मिटाने की इच्छा जाहिर करने की प्रक्रिया का लेखिका ने बड़ी सजीवता और सहजता के साथ चित्रण किया है। गिल्लू जब 3 महीने का हो जाता है तो लेखिका उसके शरीर में और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को देखती हैं और समझ जाती हैं कि गिल्लू अब किशोरावस्था और युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रजाति की जितनी जीवन अवधि होती है उसी के हिसाब से उसके जीवन में युवा अवस्था, बचपना और बुढ़ापा आता है। गिलहरियों का कुल जीवन 2 वर्ष का होने के कारण उनमें 3-4 माह में ही जवानी के लक्षण आने लगते हैं। गिल्लू के रोंों का चिकना होना, पूंछ का झब्बेदार होना और आंखों की चंचलता उसमें आए शारीरिक परिवर्तन की तरफ संकेत करते हैं। लेखिका ने गिल्लू के कमरे के बाहर और भीतर झांकने का जिक्र किया है।
इसके द्वारा वे संकेत करना चाहती हैं कि गिल्लू इस संसार की विचित्र संरचना पर सोच विचार करने लगा है। गिल्लू का लेखिका को चौंकाने का प्रयास करना, पर्दे पर सर से चढ़ना उतरना आदि इसी प्रकार की क्रियाएं हैं। अपनी समझदारी को वह जिस रूप में अभिव्यक्त करता था वह लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। शिक्षार्थियों, इस रेखा चित्र में लेखिका ने गिल्लू के प्रथम वसंत की बात की है। जीवन का पहला वसंत प्रतीकात्मक प्रयोग है। हमारा जीवन बहुत कुछ ऋतुओं से भी जुड़ा होता है। गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम का हम पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बसंत ऋतु का तो हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। यह ऋतु हमारे जीवन में उल्लास भर देती है। बसंत ऋतु प्रकृति और मानव जगत के नवीन विकास की प्रेरक है। यह ऋतु प्रकृति की संतति परंपरा को विकसित करने वाली ऋतु है। इसका प्रभाव प्राणी जगत, विशेषकर मनुष्य पर भी पड़ता है। इस ऋतु में स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से पशुओं के भीतर पनपने वाले उस मूल भाव की ओर संकेत किया है जब गिल्लू बड़ा होकर आजाद जीवन बिताने की इच्छा रखने लगता है। उम्र का यह पड़ाव मानव जगत को ही नहीं, पशु जगत को भी आजादी की ओर प्रेरित करता है। युवा अवस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब घर में खिड़की पर लगी जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है। शिक्षार्थियों, आपने गिल्लू रेखा चित्र के पहले अंश को ठीक से समझ लिया है। आइए अब इस पाठ के दूसरे अंश को हम ठीक से समझने का प्रयास करें। शिक्षार्थियों, मुक्ति की आकांक्षा मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का मूल भाव है।
संसार का कोई भी प्राणी बंध कर रहने में स्वाभाविक विकास नहीं पाता। लेखिका गिल्लू के भीतर उठने वाली मुक्ति की आकांक्षा की आहट पाते ही उसे जाली के बंधन से मुक्त कर देती है और गिल्लू अन्य गिलहरियों के साथ अपना अंतरंग संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन इस बीच भी वह लेखिका के स्नेह को भूल नहीं पाता। कॉलेज से लौटने पर वह लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ धूप करना नहीं छोड़ता। गिल्लू जैसे ही बंधन से मुक्त होता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। वह गिलहरी समाज का नेता बन जाता है। उसमें आत्मविश्वास भर जाता है और इसे वह डाल डाल पर उछल कूद कर अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ बंधन और मुक्ति के अंतर को भी हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। शिक्षार्थियों, लेखिका को अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को पालने का शौक था। उनके प्रति अपार करुणा और स्नेह का भाव था। वे सबके प्रति समान स्नेह का व्यवहार करती थीं। लेकिन गिल्लू उनके लाड़ प्यार का विशेष अधिकारी था। यही कारण था कि वह महादेवी वर्मा की भोजन की थाली में सीधे मुंह लगाकर खाना खाने लगता था। गिल्लू के खाने का अंदाज भी अलग था और उसकी रुचि भी विशिष्ट थी। वह काजू विशेष रूप से पसंद करता था। काजू न मिलने पर वह बाकी चीजों को अपने झूले से नीचे फेंक देता था। इस रेखा चित्र में लेखिका ने बताया है कि बीमार पड़ने पर गिल्लू लेखिका के बालों को हौले हौले सहलाकर अपने प्रेम को दिखाता है।
गिल्लू का यह सेवा भाव हमें विस्मित करता है और हम उसे अपना आत्मीय पात्र मानने लगते हैं। एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना में जब चोट लगी और कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू बहुत उदास और असहाय महसूस करता था। काजू जैसी प्रिय वस्तु भी वह नहीं खाता था। इस भाव से पता चलता है कि गिल्लू के भीतर मनुष्य जैसी भावना थी। बीमारी के समय लेखिका के सिरहाने बैठकर गिल्लू अपने छोटे पंजों से उनके बालों और सिर को सहलाता है। इसी प्रकार गर्मियों के दिन में लेखिका की निकटता प्राप्त करने के लिए वह उनके समीप रखी सुराही पर लेट जाता था। इससे वह लेखिका के निकट भी रहता था और गर्मी से भी राहत उसे मिल जाती थी। रेखाचित्र के अंतिम अंश में लेखिका ने गिल्लू के जीवन की अंतिम अवस्था का जिक्र किया है। यह आभास लेखिका को हो गया था कि अब गिल्लू की उम्र पूरी हो चुकी है। गिल्लू के ठंडे पंजों की पकड़ से लेखिका को उसके विछोह अर्थात विदा होने का आभास हो जाता है। लेखिका गिल्लू को ठंडक से बचाने के लिए हीटर जलाती हैं, गर्माहट देती हैं, किंतु वह अपने जीवन की अंतिम सांसें लेता है और प्रातःकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गिल्लू की जीवन अवधि कुल 2 साल की थी। इसलिए जब उसके जीवन का अंत समय आया तो लेखिका के मन में उसके प्रति प्रेम ही नहीं, उसके बिछड़ने का दर्द भी प्रकट हो उठा। इस छोटे से जीवन में गिल्लू ने लेखिका को इतना प्रभावित किया कि उसकी यादें भूले नहीं भूलती। गिल्लू की याद में लेखिका ने
सोन जूही की लता के बीच एक समाधि बनवाई, इसलिए कि गिल्लू को सोन जूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। उसकी मृत्यु के पश्चात लेखिका ने उसका झूला उतरवा कर रख दिया, खिड़की की जाली बंद करवा दी। शिक्षार्थियों, गिल्लू का 2 वर्ष का साथ लेखिका के जीवन को इस तरह प्रभावित करता है कि वह उसके असहनीय वियोग से दुखी होती हैं। उसकी स्मृति को अपने मन में स्थायी बनाए रखने के लिए वह गिल्लू की समाधि वहीं बनवाती हैं जहां वह छाया में छिपकर बैठता था और अचानक लेखिका को चौंका देता था। अपने इस छोटे से जीवन में गिल्लू ने लेखिका के ऊपर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह उसकी स्मृति को कभी नहीं भुला सकी। जूही के उस पीले फूल में लेखिका को बार बार ऐसा आभास होता है कि कहीं फूल के रूप में गिल्लू ही तो नहीं प्रकट हुआ। गिल्लू की यह कभी न भूलने वाली याद उसकी याद को हमेशा के लिए सजीव बना देती है। लगता है हमारी आंखों के सामने जीता जागता गिल्लू उछल कूद करते हुए हमें जीवन में सक्रिय रहने की प्रेरणा दे रहा है। शिक्षार्थियों, आइए जानें हमने इस रेखा चित्र से क्या सीखा। पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और उनके प्रति मानवीय करुणा का भाव रखना चाहिए। गिल्लू के व्यवहार से मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। करुणा और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, जैसे लेखिका गिल्लू को अपना बना लेती है।
जिस प्रकार मानव में उम्र के अनुसार शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, वैसे ही अधिकांश मानवेतर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं। इस रेखा चित्र की भाषा शैली सहज, सरल और सरस है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा अन्य भाषाओं से प्राप्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। रेखा चित्र और संस्मरण आधुनिक गद्य विधाएं हैं। रेखा चित्र में चरित्र की खास खास बातों के चित्रण का विशेष महत्व होता है और संस्मरण में स्मृति महत्वपूर्ण हो जाती है। रेखा चित्र का संबंध बीते हुए और वर्तमान समय से होता है, जबकि संस्मरण का संबंध बीते समय से। रेखा चित्र की अपेक्षा संस्मरण में आत्मीयता अधिक होती है। महादेवी ऐसी विशिष्ट रचनाकार हैं जिनके लेखन में अभावग्रस्त मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों तक को गहरी आत्मीयता मिली है। शिक्षार्थियों, आपने गिल्लू शीर्षक रेखा चित्र को ध्यान से समझा और उसका अनुभव किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।